जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वह था बिजौलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी बिजौलिया जो था दोस्तों वह भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों, किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना है। कई लोग इससे चंपारण भी मारेंगे, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो कौन था? बिजौलिया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों याद रखना है मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी यूपी किसान सभा से संबंधित थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में, याद रखना है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये तीनों नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था दोस्तों? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाई धोबी बंद क्या था दोस्तों जो 1919 में चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया क्या था दोस्तों? तो सामाजिक बहिष्कार का एक आंदोलन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। और ये बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, तो पूछ भी सकता है, रिपीटेड सवाल भी बीपीएससी पूछता है। तो दोस्तों याद रखना है कि वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवध। कब किया था दोस्तों? तो 1918 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो कौन सा था दोस्तों? तो याद रखना है शाहजानंद सरस्वती है, खुदाई खिदमतगार है, फिर है दोस्तों स्वामी रामानंद और अब्दुल लतीफ खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बी दिया गया है, यानी ए का 3 है। यानी शाहजानंद सरस्वती ने कहां पर किसान आंदोलन चलाया था दोस्तों? बिहार में। फिर खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहां पर चलाया गया था दोस्तों? खुदाई खिदमतगार के द्वारा। तो याद रखना ये चलाया गया NWFP में। स्वामी रामानंद के द्वारा कहां पर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हैदराबाद में। और अब्दुल लतीफ खां के द्वारा चलाया गया था दोस्तों दक्षिण असम में। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक थे। याद रखना है
वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद में एवं अब्दुल लतीफ खां दक्षिणी असम से संबंध थे दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो वे कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद थे। और इन्हीं के प्रयासों से 1936 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और उन्हें कि इस किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष इन्हें ही चुना गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है दोस्तों, अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन इसका जो था दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। तो एका आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1921 से 22 ईस्वी तक चला था दोस्तों। का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था दोस्तों। ये नाम भी आपको याद रखना है। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि में मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था दोस्तों। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी बढ़ती मांगों के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की दोस्तों। तो याद रखना, काफी महत्वपूर्ण डेट है ये। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें सहायता कौन कौन से व्यक्ति ने दिया था दोस्तों? तो याद रखना है, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतियानंद, पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। एक बार मैं फिर नाम बोल दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग कौन कौन सपोर्ट किए थे इनको। तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतियानंद, पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा ने। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद ने निम्न में से किससे संबंधित थे? तो याद रखना है दोस्तों, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो याद रखना, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों स्वामी सहजानंद। और याद रखना है दोस्तों, 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे दोस्तों। याद रखना है, एनजी रंगा कौन थे? तो इस जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों उसके प्रथम सचिव बनाए गए थे एनजी रंगा। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता जो पहले जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो लखनऊ में किया गया था उसमें सचिव थे। दूसरी बार ये क्या बन गए दोस्तों? तो अध्यक्ष बन गए एनजी रंगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किन्हें चुना गया था दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। और एनजी रंगा कौन थे दोस्तों? तो सचिव बनाए गए थे। और दूसरी बार जब हुआ था दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन यानी सभा का गठन किया गया था,
तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो एनजी रंगा बनाए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था दोस्तों? तो कौन थे? तो एनजी रंगा थे दोस्तों, महासचिव इसके बनाए गए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो किनके द्वारा किया, कब किया गया था दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोग से। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह कौन था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे दोस्तों? तो एनजी रंगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों, इसके संस्थापक अध्यक्ष। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो याद रखना है दोस्तों, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इनका संबंध था दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 ईस्वी में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का क्या करना था दोस्तों? तो राष्ट्रीयकरण करना था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो वे कौन थे दोस्तों जो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिए थे? तो उनका नाम था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था दोस्तों। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को क्या बना दिया गया था दोस्तों? महासचिव बना दिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो वे कौन थे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, बिहार में जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा था उनसे जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे दोस्तों, याद रखना है। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर भारतीय किसान संस्थान का गठन किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। तो ए का तो दूसरा हो जाएगा, ए का 2 किस में है दोस्तों, और बी का 4 दे रहा। अच्छा सॉरी, भारतीय किसान संस्था का गठन किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो एक से ही ये ऑप्शन पूरा एक ही ऑप्शन है ही दोस्तों बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड। कौन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है बी। बाकी भी देख लेते हैं दोस्तों। बी का 4 दिया गया है, यानी भारतीय किसान संस्था का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो एनजी रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फजलुल हक के द्वारा। और बर्खास्त संघर्ष किनके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय किसान संस्था की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो एनजी रंगा के द्वारा किया गया था दोस्तों। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। वर्ष 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखना है। बिहार का बकास्त स्वयं खेती की भूमि को बकास्त कहा जाता है दोस्तों। तो बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित था। नेक्स्ट बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो याद रखना है, बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल में जो तिभागा किसान आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, उसकी क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इनकी मांग थी दोस्तों, जो बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन के नाम से फेमस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा यानी बटाईदारों को हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से क्या हुए थे दोस्तों? तो प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम भूदान आंदोलन चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था दोस्तों। डेट भी याद रखना है कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी दोस्तों। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे दोस्तों। याद रखना है, वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया था, ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, और वहां यह सफल भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था दोस्तों? तो कौन था? तो पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश में यह जगह है दोस्तों, पोचमपल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, कहां पर हुई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। तो आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे दोस्तों। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो आचार्य विनोबा भावे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का क्या करना था दोस्तों? तो वितरण करना था। अब हम लोग दोस्तों ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है, बीपी वाडिया ने सर्वप्रथम जो है दोस्तों 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों याद रखना है, बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीपी वाडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों? तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो कौन थे? तो याद रखना है, भारत ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना नारायण मल्हार जोशी द्वारा, याद रखना है दोस्तों, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एनएम जोशी कहा जाता है,
द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था दोस्तों। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है जोसेफ बैप्टिस्टा। एवं महामंत्री दीवान कौन थे दोस्तों, तो चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि 1929 में नागपुर में संपन्न हुई थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों याद रखना है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था दोस्तों। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिण पंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एम.एन. जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था, तो कौन थे दोस्तों, तो वे थे एम.एन. रॉय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मवेंद्र नाथ। इनका पूरा नाम है दोस्तों मवेंद्र नाथ राय। मवेंद्र नाथ जो राय थे दोस्तों वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इल्विच लेनिन और रूसी पार्टी यानी कौन थी दोस्तों, बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे दोस्तों, याद रखना है, तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये क्या थे दोस्तों, पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है दोस्तों अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है एम.एन. रॉय थे, यानी मवेंद्र नाथ रॉय थे दोस्तों इसके मुखिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था दोस्तों, तो जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था दोस्तों वह साम्यवादी आंदोलन जो चलाया गया था उनके नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफी ज्यादा हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। इन पर याद रखना सभी के सभी नाम फेमस है। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध भी चलाया गया था दोस्तों। सभी के सभी जो षड्यंत्र यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजरवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी दोस्तों, तो वो था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी है। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। बीपीएससी देने जा रहे हो तो इस टाइप के सवालों को आप कर जाएं। वर्ष 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में
33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टाइन, H.C. वेल्स, हेरोल्ड लस्की, रोमारोला तथा रूजेवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन चलाया गया था उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1926 से 1939 तक। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था वो मवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि बंदी जीवन नामक पुस्तक यानी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये चैनल पर कोई स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था। तो याद रखना है दोस्तों क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था दोस्तों, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल यानी सीपीआई से टूटकर बनी थी। अब हम लोग दोस्तों रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो याद रखना है दोस्तों इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था दोस्तों। उसी के लिए रॉलेट एक्ट चलाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो याद रखना है दोस्तों क्यों लाया गया था, तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था दोस्तों 1919 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, तो सन 1919 ईस्वी में इसे भारत में लागू किया गया था दोस्तों। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था दोस्तों, तो क्या था, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों, पहला है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। फिर है दोस्तों क्या, तो साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए, तो ये गलत है दोस्तों। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था दोस्तों। तो ये तो तीसरा तो गलत हो गया। फिर है दोस्तों पहला कथन जो है रॉलेट अधिनियम से सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो यह बात बिल्कुल सही है। और जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल कथन 1 और 2 ही सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं दोस्तों, याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम
सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोगों इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग जो था दोस्तों भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया, स्वागत हुआ। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है दोस्तों कि जब रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, इसका क्या लक्ष्य था दोस्तों? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना क्या था दोस्तों? इसका लक्ष्य था। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था दोस्तों, तो याद रखना है रॉलेट सत्याग्रह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अधिकतर लोग क्या टिक आउट करेंगे? चंपारण सत्याग्रह, जबकि पहला साहसिक कदम कौन था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था दोस्तों? तो किनके द्वारा दिया गया था लगान न देने का आंदोलन? तो ये चलाया गया था दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा, और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का क्या दिया था दोस्तों? तो सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए। तो द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी, तो दोस्तों द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों रॉलेट एक्ट जो था दोस्तों वह जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग जो है दोस्तों अमृतसर में है। 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 में तथा साइमन कमीशन का भारत आना कब था दोस्तों? तो 1928 में, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था दोस्तों भारत आया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित था? तो याद रखना है दोस्तों रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से संबंधित था दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार। राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है किससे, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है दोस्तों जनरल डायर का नाम। नेक्स्ट है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, और उन्हें छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण जनसभा आयोजित की गई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी तथा शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे दोस्तों, तो याद रखना है क्यों जमा हुए थे, तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जो है दोस्तों जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइट की उपाधि इन्हें दिया गया था दोस्तों, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इस उपाधि को अंग्रेजी सरकार को लौटा दिया। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो वे थे दोस्तों कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि पदवी त्याग दी थी दोस्तों, तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई नाइट की उपाधि को क्या किया था दोस्तों, तो त्याग दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया, तो सेमी क्वेश्चन है, कौन था दोस्तों, तो जलियांवाला बाग जनसंहार। नेक्स्ट है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी दोस्तों, तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सेमी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, सही बात है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी थी, तो जलियांवाला जनसंहार हुआ था दोस्तों, और उसी के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो ए सही है जबकि आर गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, सी होगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है। किसने इस्तीफा दिया था दोस्तों, तो शंकरन नायर ने दिया था दोस्तों इस्तीफा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों, तो शंकरन नारायण ने दिया था दोस्तों वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा। राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था दोस्तों, और लास्ट में क्या बना था? तो 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। तो दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन हुआ था। और ये याद रखना है दोस्तों, 1919 ईस्वी में जो अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है दोस्तों, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था दोस्तों। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। तो दोस्तों मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया था दोस्तों? तो मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। किनके द्वारा? तो याद रखना है दोस्तों, उधम सिंह के द्वारा मारा गया था इनको। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, उधम सिंह ने लंदन में मारा था, तो किसे मारा था दोस्तों? तो याद रखना है, सर माइकल ओ डायर को मारा था दोस्तों 1940 ईस्वी में लंदन में उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो यह सौंपा गया था दोस्तों महात्मा गांधी को। राइट आंसर हो जाएगा बी। और यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। नेक्स्ट है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसी के समय रॉलेट एक्ट पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था दोस्तों। मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे दोस्तों उस समय क्या थे? तो वायसराय थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो एक कौन सी घटना थी दोस्तों? तो वह थी जलियांवाला बाग का नरसंहार। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है दी रॉलेट एक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए
गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों में पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के दो नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।